हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक कवर कर लिया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम रोज़ आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों, MOU की पद्धति जो है यह सबसे पहले 1987 से 88 के बीच शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1987-88। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। और ये क्यों किया गया था, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, वन की कटाई को रोकने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों, रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दोस्तों, आप पहले ये जान लीजिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना क्यों की गई थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना गरीब महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाने, ऋण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 1993 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय महिला कोष का। यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो आपको याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। दोस्तों, यह है दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ में है। देवगढ़ में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, दशावतार मंदिर यह भगवान विष्णु को समर्पित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता सबसे अधिक होती है। किसकी अधिकता होती है? पोटास की। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। यह नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, माउंट हैरियट जो है यह दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 365 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट हैरियट की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, ब्राह्मणी तथा वैतरणी यह महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानदी की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, दूसरा तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। बिल्कुल सही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से दर्रे हैं, तो याद रखिएगा आप, बनिहाल, खारदुंगला, पीर पंजाल, जोजिला, ये सब जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाले दर्रा है। दूसरा है रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल सही है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में और जो प्रमुख दर्रे हैं वो है सिपकिला, बरालाचला, आपको ये भी याद रखना है। तीसरा है चांगला दर्रा, मेघालय। ये गलत है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। चांगला दर्रा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में खारदोंगला दर्रा भी पाया जाता है। अगला है बोमडिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाला दर्रा है, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में डीफू दर्रा, दिहांग दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये सारे दर्रे पाए जाते हैं। इसमें से क्या पूछ रहा था, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांगला दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है, ना कि मेघालय में। अगला प्रश्न है,
जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जब जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो त्वचा कैंसर, आंतरिक अंगों में कैंसर होने का डर रहता है। लेकिन दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से ब्लैक फूड जो है यह भी जल में आर्सेनिक की मात्रा की वृद्धि की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लैक फूड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? अगर आपसे ये पूछे तो याद रखिएगा 1974 ईस्वी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित है? तो दोस्तों अमीर जुमला जो है यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। किसका था? अर्थ विभाग का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन सा है? दोस्तों सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्बकाचार्य हैं, जिनका मत था द्वैताद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्बकाचार्य जी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली के जो अमीर थे उनका दमन करने वाले सबसे पहले सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे, जो कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक भी कहलाते हैं। वैसे अगर आपसे पूछे गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछे उसमें वास्तविक लग जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तब आप इल्तुतमिश को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ मठ दिया हुआ है, दूसरा तरफ उससे संबंधित स्थान दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला है हेमिस मठ। दोस्तों हेमिस मठ यह लद्दाख में स्थित है। दूसरा तवांग मठ। तवांग मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोधिमंडा मठ दोस्तों यह बोध गया में स्थित है। और नामग्याल मठ जो है यह धर्मशाला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है? तो दोस्तों अशोक के 11वीं शिलालेख में, किसमें? 11वीं शिलालेख में विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले दान की भी चर्चा की गई है और धर्म की भी चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो आप याद रखिएगा कि विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले दान की चर्चा की गई है 11वीं अभिलेख में। अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो दोस्तों रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले चीन के द्वारा किया गया था। कागज बनाने का भी सबसे पहला प्रयोग जो किया था, सबसे कागज किसने बनाया था? तो वो भी चीन के द्वारा ही बनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? तो दोस्तों सरोजनी नायडू के द्वारा धरसाना जो कि मुंबई के लगभग 150 मील उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई से 150 मील उत्तर में स्थित है धरसाना। वहीं पर सरोजनी नायडू ने नमक डिपो पर धावा बोलकर सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो दोस्तों चोल के शासनकाल में सभा जो था यह ब्राह्मणों का संगठन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थानों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारी का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह का स्थान दिया हुआ है। कौन सा क्रांतिकारी कौन से स्थान से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं।
पहला है लियाकत अली खान। दोस्तों लियाकत अली खान यह इलाहाबाद से संबंधित है। खान अब्दुल गफ़ार खान यह बरेली से संबंधित है। अजीमुल्लाह यह फतेहपुर से संबंधित है। और बेगम हजरत महल यह लखनऊ से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यह शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट है क्या? तो इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से जो भी कम उम्र की लड़कियां हैं उसके विवाह पर रोक लगाया गया है नेटिव मैरिज एक्ट में, जो कि 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जी के द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? चलिए देखते हैं। पहला है रॉलेट एक्ट। दोस्तों रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह यह 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दोस्तों यह 27 दिसंबर 1919 ईस्वी में हुआ था। वहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। सारे के सारे जो घटनाएं हैं यह 1919 में ही हुआ था, लेकिन रॉलेट एक्ट ये सबसे पहले हुआ था 18 मार्च को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? दोस्तों भारत की संविधान सभा का गठन यह कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर पारित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? दोस्तों मैकियावेली के सरकार के लिए सबसे आदर्श रूप गणतंत्र है। कौन सा है? गणतंत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है आप सबसे पहले ये जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा रीट जारी करता है, जबकि वहीं हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट यह आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। तो इसमें से कौन सा रीट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का है, स्वतंत्रता के लिए? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को पकड़े हैं तो उसे कोर्ट में सशरीर आप उपस्थित कीजिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? इसमें से कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो यह है समता का अधिकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों राज्य में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को इसलिए शामिल किया गया था कि उस समय जो चीज़ें आप सरकार को नहीं दे सकती थी या जिस चीज़ के लिए सरकार सक्षम नहीं थी, वो जब सरकार के पास उसकी क्षमता आ जाएगी तो उस चीज़ को वो लागू कर पाएंगे। यानी कि कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। आप हमें कमेंट करके बताइए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सा समिति है जो सांसद की स्थायी समिति नहीं है? तो वो है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है इसे वित्त मंत्रालय कभी भी हटा सकती है, भंग कर सकती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों
केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं और यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, तो यह किसका प्रदूषक सूचकांक है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता? तो दोस्तों यह जलीय वातावरण में होने वाले प्रदूषण का सूचकांक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है। दोस्तों नदी का प्रदूषण नदी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करके पता लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों सुकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य यह नेपाल में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? दोस्तों लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्टज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हेनरिक हर्टज के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कील उखाड़ने वाला हथौड़ा किस उत्तोलक की श्रेणी का उदाहरण है? तो दोस्तों कील उखाड़ने का हथौड़ा यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। कील उखाड़ने वाला हथौड़ा, कैंची, पिलास, साइकिल का ब्रेक, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो दोस्तों डायनेमो, टरबाइन, पवन चक्की, ये सभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन यानी कि नदी में पानी के द्वारा विद्युत बनाना, पवन चक्की में हवा के द्वारा विद्युत को बनाना, ये सभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं। पहला है, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, जी का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। तीसरा है, जी एक अदिश राशि है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है, ना कि अदिश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों द्रवों के तापमान में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसकी श्यानता घटती है। क्या होती है? घटती है। आप देखे होंगे कि जब आप शहद को या फिर क्रीम को या फिर गुड़ को गर्म करिएगा तो वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली हो जाती है, यानी कि उसकी श्यानता घट जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? इसमें से कौन सा तत्व है जो विद्युत धारा का चालक है? तो वो है सिल्वर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी यानी सिल्वर विद्युत धारा का चालक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल का प्रकाश अपघटन के कारण ऑक्सीजन विमोचित हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों राष्ट्र की संपदा में मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदी की दुविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रिजनर्स डायलेमा यह क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? दोस्तों यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक
टोटल 10 प्रत्ययों से मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो दोस्तों मनुष्य के जीभ में कड़वाहट की संवेदना जीभ के पिछले हिस्से में होती है। कहाँ होती है? जीभ के पिछले हिस्से में। जबकि जीभ के अगले हिस्से में मिठास की अनुभूति होती है। कि पीछे भाग, जीभ का जो पीछे का भाग होता है उसके दोनों किनारे पर खट्टे की संवेदना होती है और आगे के भाग के दोनों साइड किनारे में नमकीन का महसूस होता है, संवेदन होता है। तो इसमें कड़वाहट पूछा है, तो जीभ के पिछले भाग में कड़वाहट महसूस होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टेन में बदलता है? तो दोस्तों प्रोटीन को पेप्टेन में बदलने का काम पेप्सिन करता है। कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। सूर्य की रोशनी से भी विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? यानी एक दूसरे से मिलती है। कहाँ पे? पाचन और श्वसन नली। तो दोस्तों यह ग्रासनी यानी कि फेरिक्स के पास एक दूसरे से मिलती है। आप कभी कभी पानी पीते होंगे तो सरक जाते हैं, क्योंकि जब आपका पानी श्वसन नली में चला जाता है तो आप उस टाइम पे सरकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रासनी यानी कि फेरिक्स। अगला प्रश्न है, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों जब रक्त में मूत्राम्ल यानी कि यूरिक एसिड की अधिकता हो जाती है तो गाउटर नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गाउटर नामक रोग होता है, यानी कि गठिया या फिर जोड़े का दर्द जिसको कहते हैं, ये रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंख का रंग निश्चित करता है? दोस्तों हमारे आंख का रंग आप देखे होंगे, किसी किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, जैसे ऐश्वर्या राय का नीला है। तो ये क्यों है? तो यह दोस्तों आइरिस की वजह से होता है। आइरिस पे डिपेंड करता है हमारे आंखों का रंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि हम अगर दान करते हैं अपने आंख को, तो आंख का कौन सा पार्ट दान करते हैं? तो याद रखिएगा, कॉर्निया को दान करते हैं। काफ़ी पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चंस, तो आप इसको याद रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो दोस्तों गोल कृमि यह क्षुद्रांत में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोल कृमि से होने वाला रोग फैलेरिया है, यानी कि हाथी पांव भी आप जिसको जानते हैं, हाथी पांव फैलेरिया से गोल कृमि से होता है ये रोग। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।